नमस्कार, मैं रविश कुमार। दो बातें हैं, या तो जनता को अपनी जांच एजेंसी बनानी पड़ जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच एजेंसी बनाने की नौबत आ जाएगी। अब इन दोनों में से सबसे पहले किसकी जांच एजेंसी बनेगी मैं नहीं जानता। जिस तरह से सरकार की जांच एजेंसियों पर विपक्ष विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, उसे देखते हुए जनता और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच एजेंसियां बनाकर देश को दिखाना ही होगा कि उनकी एजेंसियां सरकार की एजेंसियों से बेहतर काम कर सकती हैं। स्कूलों में होमवर्क दिया जा सकता है कि जांच एजेंसियों के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निबंध लिखिए। मेघालय में सीबीआई नहीं जाती, कर्नाटक में नहीं जाती, बिहार चली जाती है, महाराष्ट्र में विपक्ष के यहां चली जाती है, दिल्ली चली जाती है। यह तस्वीर आज की है और मेघालय की राजधानी शिलांग की है। यहां कोनराड संगमा को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद देखे जा सकते हैं। चंद रोज पहले मेघालय के चुनावों में अमित शाह आरोप लगाते थे कि मेघालय की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। आज उसी मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलाने के कार्यक्रम में अमित शाह भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी। देश के सबसे भ्रष्ट सरकार का साथ देने की इस बेताबी को आप कैसे समझेंगे? मेघालय में बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 58 पर हार गई, 2 सीटें मिली हैं। 97% असफल होने की दर है। कहीं से यह शानदार सफलता तो नहीं है, मगर सबसे भ्रष्ट सरकार में शामिल होकर, शपथ ग्रहण में शामिल होकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जनता को कैसे समझा लेते हैं, यह भी कमाल की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्विटर पर याद दिलाने की कोशिश की, मगर कौन याद रखना चाहता है? सबसे भ्रष्ट सरकार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में जाते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें भी साझा करते हैं। अब उनका यह भाषण किस काम का है, क्या मतलब है, भारत की जनता जाने। यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं भेजते हैं। मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? लालू यादव के घर जब तब जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं, मगर मेघालय की सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट बताकर प्रधानमंत्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। किसे याद रहेगा कि मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। कोनराड संगमा के यहां छापा क्यों नहीं पड़ा? तो क्या इससे संदेश नहीं जाता है कि अगर आप बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ सरकार बना लें या सरकार बनाएं तो बीजेपी को भी शामिल कर लें, तो फिर दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसियां छापे मारने नहीं आएंगी, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, नेता जेल नहीं जाएंगे, आपको कोई बेईमान नहीं कहेगा। अल जजीरा वेबसाइट पर पूरी खबर छपी है, आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। इसके बावजूद एक खदान चलता रहे, इसलिए सरकार ने कथित तौर पर नियमों को बदल दिया। वह खदान गौतम अडानी की कंपनी को मिला था। यह खबर अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी और छप कर रह गई।
क्या किसी जांच एजेंसी ने चिंता की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका पता कर लें? क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने लिए अलग से ईडी बनानी होगी जो इस बात की जांच करे कि अदानी के कोयला खदान को चालू रखने के लिए उसके आदेश के साथ कैसी छेड़छाड़ हुई है? इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ही कम से कम इस खबर पर संज्ञान लेकर पता करना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खदान चलाने की रिपोर्ट पर भी चुप्पी है। सही में देश में होली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी को पत्र लिखा है कि अदानी समूह को कोयला खदान दिया गया है, उसमें धांधली हुई है, उस संदर्भ में मुलाकात का समय चाहते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 1 लाख करोड़ तक के कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन अडानी के मामले में मोदी की सीबीआई, मोदी की ईडी और नरेंद्र मोदी जी खामोश चुप रहते हैं, क्योंकि ये अडानी जी घोटाला है। और किसके राज में हो रहा है? अडानी के मित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला लूटा जा रहा है, उसकी व्यवस्था अडानी के लिए मोदी जी ने बना दी, लेकिन कोई सीबी, कोई ईडी, कोई कार्रवाई नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर छेड़छाड़ हो जाए, नियम में कुछ नियम जोड़कर बंद खदान को चालू कर दिया जाए और एक आदमी के खदान को चालू कर दिया जाए, अगर यह रिपोर्ट छपी है तो इस पर आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या चुप रह जाने को हम कार्रवाई मान लें? आप जानते हैं कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने कहा है कि मिश्र को जो सेवा विस्तार दिया गया है वो गैर कानूनी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार का विस्तार किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, पर सैद्धांतिक रूप से गैर कानूनी और कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है, जिनमें इस तरह के पदों को बाहरी प्रभाव से बचाए रखने पर जोर दिया गया है। अब सोचिए, जिस जांच एजेंसी ने विपक्षी दलों के यहां छापे मारने में महारत हासिल कर ली है, उसके निदेशक का ही मामला जांच के दायरे में है। कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, मगर कोर्ट के मित्र वकील ने कहा है कि इन्हें गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है। क्या विपक्ष के आरोप में दम नजर नहीं आता कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को ही खत्म किया जा रहा है? क्या अब भारत की जनता इन सवालों को टालने लगी है और सरकार अपने इस काम में बेलगाम हो चुकी है? आप इन दोनों को तो जानते ही होंगे। लालू प्रसाद यादव ज्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं तो बताने की जरूरत नहीं, मगर विनय कुमार सक्सेना भी कम लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, पर इन दोनों में कोई समानता नहीं है। फिर भी मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? अब देखिए, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर आते हैं और कुछ दिनों के भीतर जांच एजेंसियां उनके घर पहुंच जाती हैं। सीबीआई की टीम जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले के मामले में पूछने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। डॉक्टरों ने लालू यादव को भीड़ से दूर रहने के लिए कहा है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण न हो जाए। उम्मीद है सीबीआई ने इन सब बातों का ख्याल रखा ही होगा। फिर भी ट्रांसप्लांट के बाद जांच एजेंसी का सामना करने की मानसिक और शारीरिक शक्ति की जरूरत तो पड़ती ही होगी। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।